वेक्टर्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वेक्टर्स जो है वो एक्चुअली मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स का। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार हम तो फिजिक्स पढ़ने वाले थे, ये अचानक मैथ्स कहां से आ गया? तो मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स आना बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंस एक सोल्जर के लिए अपनी बंदूक का होता है, वही इंपॉर्टेंस एक फिजिसिस्ट के लिए मैथ्स का। जैसे बिना बंदूक के सोल्जर लड़ाई नहीं कर सकता, वैसे बिना मैथ्स के फिजिसिस्ट फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट ऐसा बोला भी जाता है कि मैथ्स इज टूल ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपको मैथ्स आनी चाहिए। इनफैक्ट लोअर क्लासेस में आपने फिजिक्स पढ़ी भी है कुछ थोड़ी मोड़ी, और उसमें भी जाने अनजाने में आपने मैथ्स का इस्तेमाल किया है। जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, कि लाइट रेज आती है, रिफ्लेक्ट होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये सब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। लेकिन आप देखो एंगल क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये सब चीजों की जो हम बात कर रहे हैं वो सब हमने कहां सीखा है? मैथ्स। अब देखो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन हम मैथ्स का यूज कर। वैसे आपने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। अपने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा होगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। लेकिन सर्कुलर पाथ क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये हमने कहां सीखा है? मैथ्स में। तो आप देख सकते हो जो थोड़ी मोड़ी फिजिक्स आपने अभी तक पढ़ी है उसमें भी मैथ्स का इस्तेमाल आप कर रहे थे। तो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग फिजिक्स। तो एक्चुअली में क्या है कि आपको ऑलरेडी थोड़ी मैथ्स आती है, लेकिन वो बहुत कम मैथ्स है। हम बहुत हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, और उस हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स भी हाई लेवल की आनी चाहिए। तो इसलिए हमें और मैथ्स पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। जैसे मैथ्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, उसमें से कुछ ब्रांचेज आपने देखे हैं, जैसे ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। These are some branches of मैथ्स जो आपने पढ़े हैं। अब हम नई ब्रांच पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर्स। एक और ब्रांच भी पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलस। हालांकि कैलकुलस जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ये ब्रांच पढ़ेंगे मैथ्स की, दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं मैथ्स, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्रांच है मैथ्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारी। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पे हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले सपोज करो हम फोर्स की बात करें। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और बहुत सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटी है, आपको इसका पता भी है, इसलिए इसको डिस्कस करना आसान होगा। जैसे ये केस देखें, ये एक दरवाजा है, उस पर पुल लिखा हुआ है, और ये आदमी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। सो क्लियरली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आदमी इस डायरेक्शन में बहुत फोर्स लगा रहा है, दरवाजे पे बहुत फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि इस पर तो पुल लिखा हुआ ना, इसको पुल करना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ठीक, इससे दरवाजा नहीं खुले। इस दरवाजे को बहुत आसानी से खोला जा सकता है अगर हम फोर्स इधर लगाएं। ठीक, देखो इस सेटअप से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स इधर भी लगाया जा सकता है और इधर भी लगाया जा सकता है, तो फोर्स के पास डायरेक्शन होती है, और उसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जब फोर्स लगाया जाता है तो इफेक्ट भी अलग अलग आता है। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन। एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आपको बताता हूं। जैसे बिल्डिंग के टॉप पे एक आदमी खड़ा है, कुछ देर बाद पाया जाता है कि आदमी नीचे गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। एक आदमी बी भी छत के ऊपर ही था जब इसकी मौत हुई, तो शक जाता है कि इसने ही इसको मारा है। तो कोर्ट में बी के खिलाफ मुकदमा चलता है मौत का। एक आदमी सी ये गवाही दे देता है इस बी के अगेंस्ट। ये आदमी सी गवाही देता है कि बी अप्लाइड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन ए, बी अप्लाइड फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन ए। मतलब इस बी ने ए पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाया था, ये इसने देखा, ये ऐसा बोलता है कोर्ट। तो क्या इसकी गवाही के बेसिस पे
इस आदमी को फांसी हो जाएगी। अब सोचो जरा, यह आदमी बोल रहा है कि इसने ऐसा देखा है कि इस आदमी ने मरने वाले पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या इसकी गवाही पे इस आदमी को फांसी की सजा हो सकती है? सोचे, देखो ऐसा हो सकता है कि इस आदमी ने ए पे इधर फोर्स लगाया हो 500 न्यूटन का, जिस कारण ये गिर के मर गया। हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको छोड़ दिया, इसका जिंदगी से विश्वास उठ गया, ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस आदमी ने इसको बचाने के लिए इधर फोर्स लगाया 500 न्यूटन का। ये भी तो हो सकता है, हालांकि ये नहीं बचा पाया, बट इसने फोर्स लगाया इधर की तरफ बचाने के लिए 500 न्यूटन। तो आप देख सकते हो, अगर सिर्फ ये बोला जा रहा है कि 500 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, तो ये बिल्कुल ही वेग है, क्योंकि 500 का न्यूटन का फोर्स इधर लगाया गया है तो वो अलग चीज है, और 500 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लगाया गया है तो वो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो वंस अगेन मैं ये बात एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि फोर्स एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं, वेलोसिटी। ये भी बहुत सिंपल फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता है इसका मतलब क्या है। जैसे सपोज करो ये एक लेडी है जो इधर की तरफ जा रही है, राइट की तरफ, आप देख सकते हो, से विथ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सही, तो क्या वेलोसिटी भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है, इसके लिए भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, ये जो लेडी है इस फोटो में इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी राइट की तरफ, वेलोसिटी राइट की तरफ। इस फोटो में देखो, ये लेडी इधर की तरफ जा रही है, इधर, तो हम बोलेंगे अब वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट की तरफ। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम डायरेक्शन एसोसिएट कर सकते हैं, और डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस। अगर लेडी इधर जा रही है तो वेलोसिटी राइट की तरफ है, लेडी इधर जा रही है इस फोटो में तो वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ। तो ये हो गई वेलोसिटी की बात। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, इससे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आप समझते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एक बहुत ही बर्फीली जगह है और ये एक बहुत ही गर्म जगह है। तो अगर यहां के हम टेम्परेचर की बात करें तो वो बहुत कम होगा, बहुत कम, से समथिंग लाइक टेम्परेचर हो सकता है कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही कम। ये बहुत ही गर्म जगह है, डिजर्ट है, यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, तो ये टेम्परेचर की बात। लेकिन यहां पे अगर टेम्परेचर 50 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं टेम्परेचर राइट की तरफ 50 है, या टेम्परेचर लेफ्ट की तरफ 50 है, या टेम्परेचर ऊपर की तरफ 50 है या नीचे की तरफ 50 है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। यहां टेम्परेचर -10 है तो क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर की तरफ है टेम्परेचर का डायरेक्शन, या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर का डायरेक्शन राइट की तरफ है, या टेम्परेचर का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, या नीचे की तरफ? नहीं। अगर हम टेम्परेचर की डायरेक्शन की बात करें तो बहुत ही अजीब सा लगता है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि टेम्परेचर से हम डायरेक्शन को एसोसिएट नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया जा सकता। तब देखो, ये थोड़ी अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट किया जा सकता है। फोर्स भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी था जिससे हमने डायरेक्शन एसोसिएट किया। पर टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिससे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया जा सकता। एक और फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं आसान सी, दैट इज कॉल्ड मास। मास भी आप समझते हो क्या होता है? सपोज करो मेरे पास इस बोरी में कुछ राइस है, से 5 kg ऑफ राइस, 5 kg राइस, ठीक, ये जो 5 kg है वो मास हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस 5 kg मास की डायरेक्शन राइट की तरफ है या फिर लेफ्ट की तरफ है? क्या मैं बोल सकता हूं कि इस राइस का मास ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? बिल्कुल ही अजीब लग रहा होगा आपको। मास जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वैसे जैसे टेम्परेचर से नहीं किया जा सकता। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिससे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते। तो हमने यहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एनालाइज किया, फोर्स को भी एनालाइज किया था पिछले स्लाइड में। तो हमने ये देखा कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनसे डायरेक्शन एसोसिएट की जा सकती है, और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनसे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं की जा सकती। तो हम यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरीके की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनसे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया जा सकता, जैसे कि टेम्परेचर, मास एक्सेट्रा। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई जिनसे डायरेक्शन एसोसिएट किया जा सकता है, जैसे कि हमने देखा फोर्स, वेलोसिटी।
और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मोमेंटम, एनर्जी एक्सेट्रा, बहुत लंबी लिस्ट है। वो कैसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर है या वेक्टर है, उनका डायरेक्शन होता है या नहीं होता है, ये सब हम आगे जाने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट अभी हमें ओवरऑल ये समझ में आ गया है कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती हैं, ऐसी जिनके साथ डायरेक्शन नहीं होती स्केलर, ऐसी जिनके साथ डायरेक्शन होती है वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखो वेक्टर क्या चीज है वो तो हम समझ गए, अब देखते हैं नई चीज, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय सिंबल। तो सपोज करें हमें राइस की बात करनी है, राइस की ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं हम कि मास ऑफ राइस इक्वल्स टू 10 kg, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं। तो जनरली हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम एक सिंबल डिफाइन कर देते हैं से ए और उसको लिख देते हैं 10 kg, वेयर दिस सिंबल ए रिप्रेजेंट्स मास ऑफ राइस। ऐसा काम करते हैं। जैसे मुझे एप्पल की बात करनी है, ऐसा कुछ हो कि मास ऑफ एप्पल इक्वल्स टू 15 kg, तो फिर से मास ऑफ एप्पल के लिए हो सकता है कोई सिंबल डिफाइन कर लें बी, तो हम लिखें बी इक्वल्स टू 15 kg, वे बी रिप्रेजेंट्स मास ऑफ एप्पल। सही। वैसे अगर मुझे टेम्परेचर की बात करनी है कि टेम्परेचर ऑफ रूम इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो सकता है कि मैं इतना लंबा ना लिखूं, इतना लंबा ना लिखना चाहूं, मैं एक सिंबल डिफाइन कर दूंगा, ऐसे टी जनरली डिफाइन करते हैं टेम्परेचर के लिए, टी इक्वल्स टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वे टी रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर ऑफ रूम। तो जनरली हम सिंबल्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंबल का यूज करने से फायदा क्या होता है कि पूरा नहीं लिखना पड़ता है, छोटा सा थोड़ा सा ही लिखने से काम चल जाता है। ठीक, ये सारे तो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल मैंने आपको दी। सपोज करो फोर्स की बात करनी है मुझे कि इधर किसी चीज पे फोर्स लग रहा है से 10 न्यूटन का। ठीक, तो फोर्स के लिए हम एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू, और ए हमने डिफाइन कर लिया ऑलरेडी, तो C is equals to 10 Newton towards right. सही। Where what is C? C represents force. तो जैसे हमने मास ऑफ राइस के लिए एक सिंबल डिफाइन किया, मास ऑफ एप्पल के लिए, टेम्परेचर के लिए एक सिंबल डिफाइन किया, वैसे ही फोर्स के लिए मैंने सिंबल डिफाइन कर लिया C, और उसको लिख दिया मैंने 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट क्या है? डायरेक्शन। हमने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। वैसे कोई और फोर्स लग रहा होता है से 20 न्यूटन का, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई और सिंबल डिफाइन कर सकते थे डी, हम बोलते हैं डी इक्वल्स टू 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। सही। तो सिंबल की जो कहानी है बहुत ही सिंपल से आपको समझ में भी आ रही होगी, लेकिन मजा नहीं आया। देखो वेक्टर्स जो होते हैं वो अलग टाइप की चीज है क्योंकि उनके पास डायरेक्शन होती है, स्केलर्स अलग टाइप की चीज होती है क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर्स के पास जो डायरेक्शन होती है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम देखेंगे दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम चाहते हैं कि यार वेक्टर का सिंबल कुछ अलग सा हो, ऐसा सिंबल हो कि देखते ही पता चल जाए कि यार हम तो वेक्टर की बात करने वाले हैं, और स्केलर का सिंबल अलग सा हो ताकि देखते पता चल जाए कि अच्छा ये वेक्टर नहीं स्केलर। तो बेसिक पॉइंट इज कि हम वेक्टर और स्केलर दोनों क्वांटिटीज का सिंबल अलग टाइप का डिजाइन करना चाहते हैं ताकि वेक्टर के सिंबल को देख के पता चले कि यार वेक्टर की बात होने वाली है। जैसे देखो आप, जैसे फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं, स्केलर और वेक्टर, वैसे लड़कियां भी दो तरह की होती हैं, मैरिड एंड अनमैरिड। तो मैरिड लड़कियां जो है वो सिंदूर लगाती हैं, अनमैरिड नहीं लगाती। हम सिर्फ मैरिड लड़कियां ही सिंदूर लगाती हैं। क्यों लगाती है वो सिंदूर? ताकि देखते ही पता चले इस लड़की को कि यार ये मैरिड है, इसकी तरफ नहीं भागना है। तो ये सिंदूर से देखते ही पता चलता है कि ये लड़की मैरिड है, और सिंदूर नहीं है तो मैरिड नहीं है। वैसा ही हम वेक्टर के साथ करना चाहते हैं एक्चुअली, कि वेक्टर के सिंबल को देखते पता चले कि यार वो वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर का जो सिंबल होता है उसके ऊपर हम एक ऐसे एरो बना देते हैं, एरो, और स्केलर्स के जो सिंबल होते हैं उनके ऊपर हम एरो नहीं बनाते। तो ये एरो देखते आप समझ जाओगे ये जो सिंबल है वो वेक्टर का सिंबल होगा, ये जो सिंबल है वो किसी वेक्टर का सिंबल होगा। सो दैट इज व्हाट वी डू। जब हम किसी वेक्टर के लिए सिंबल डिफाइन कर रहे होंगे तो उस सिंबल के ऊपर एक छोटा सा एरो बनाया जाए। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ये तीन सिचुएशंस देखें, तीनों सिचुएशन पे फोर्स लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, आप देख सकते हो।
इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए सपोज करो हमने एक सिंबल डिफाइन किया F1, तो हम लिखेंगे F1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब क्योंकि ये जो सिंबल है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम एक एरो बनाएंगे। सही, दैट इज अ वे टू रिप्रेजेंट दिस फोर्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज करो इसके लिए हमने सिंबल F2 डिफाइन किया, तो उसको लिखेंगे हम 10 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके ऊपर एरो कैसे बनाएंगे? क्या इसके ऊपर हम एरो ऐसे बनाएंगे क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज रॉन्ग। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू राइट नाउ। ये गलत है। इस केस में भी लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, F2 वेक्टर इक्वल्स टू 10 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे लिखेंगे। भले ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा हो, तभी हम एरो की डायरेक्शन इधर ही बनाएंगे। सिंबल के ऊपर जो एरो होता है, सिंबल के ऊपर जो एरो होता है, वो देखने से हमें यह पता चलता है कि यार हम वेक्टर की बात करने वाले। ये जो एरो है वो हमेशा राइट की तरफ बनाया जाता है, हमेशा राइट की तरफ, चाहे वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो। मतलब ये एरो ये नहीं बता रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में आप एक और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। कुछ लोग हो सकता है इसको ऐसा लिखना पसंद करें, 15 न्यूटन टुवर्ड्स अप। कुछ लोग हो सकता है ऐसा सिंबल यूज करने की कोशिश करें, लेकिन ये गलत है। सही सिंबल क्या होगा? 15 न्यूटन डॉट 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 टुवर्ड्स अप आप लिख लेना। मतलब वेक्टर किधर भी हो, उसकी एक्चुअल डायरेक्शन किधर भी हो, सिंबल के ऊपर एरो हमेशा राइट की तरफ ही बनेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने ऐसा लिख लिया है कि एरो ऑन सिंबल represents that we are talking about vector, represents that we are talking about vector, does not give direction of vector। ये जो एरो है वो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताता है। देखिए अगर हम लिख रहे हैं ऐसा कुछ कि F वेक्टर इज इक्वल टू से 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, सपोज करो ऐसा कहीं पे हमने लिखा है कुछ। ठीक, तो ये जो पूरी चीज है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, this and this। This is called direction of vector, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। और this is called magnitude of vector, magnitude of vector। तो जब हम किसी वेक्टर की बात कर रहे होंगे तो दो चीजें होती है उसमें, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कई बार, जैसे हम देखेंगे कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हैं, डायरेक्शन की बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस केस में हम कुछ ऐसा लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। मतलब इस सिंबल के दोनों साइड हम लाइंस बना देंगे। देखो आपने एफ वेक्टर अगर सिंबल यूज कर दिया तो इसका मतलब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करने वाले हो। इस सिंबल का मतलब ये है। लेकिन आप सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हो तो ये सिंबल यूज करेंगे। दिस सिंबल मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट इज 20। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है सिंपली, एफ इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ये एरो हटा देते हैं, तो एरो हटा के सिर्फ एफ लिख दिया अगर मैंने, तो इसका मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करने में इंटरेस्टेड हूं, एंड दैट विल बी रिटन एज 20 न्यूटन। तो यानी कि ये जो सिंबल हो गया मेरे पास, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और ये दोनों सिंबल जो हो गए दोनों ही, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी यूज कर सकते हो आप, ये भी यूज कर सकते हो, बोथ आर इक्वली गुड और इक्वली बैड। वेक्टर्स को एरो के हेल्प से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि सपोज करो इस ब्लॉक पे अगर फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा, 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, इतना फोर्स अगर इस पे लग रहा है तो इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे ऐसे। तो एरो की डायरेक्शन ये बता रही है कि फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, और उसके ऊपर हम लिख देंगे 10 न्यूटन। तो ये जो 10 न्यूटन है वो उसका मैग्नीट्यूड बता देगा। तो अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स राइट, तो उसको कैसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे 20 न्यूटन का? तो भी हम एक ऐसा एरो बना देंगे, एरो की जो डायरेक्शन है वो बताएगी कि फोर्स इधर लग रहा है, और इसके ऊपर हम 20 न्यूटन लिख देंगे। अब ध्यान दो, इस एरो की लेंथ
मैंने डबल बनाई है क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी डबल है, समझ रहे हो? तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, 5 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम एक ऐसा एरो बनाएंगे, ऐसा, लाइक दिस। एरो इधर क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, और इसके ऊपर या नीचे 5 न्यूटन लिख देंगे। इसकी लेंथ आप देखो 10 वाले की आधी होगी, आधी होगी। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एरो represents direction of vector and length of arrow represents magnitude of vector। तो वैसे ही कोई आदमी अगर इधर की तरफ जा रहा है 2 की स्पीड से, तो हम उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसकी स्पीड इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। और वो आदमी का इधर जा रहा है 4 की स्पीड से, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको 4 मीटर पर सेकेंड। एरो इधर मतलब इधर जा रहा है, और लेंथ डबल कर दी हमने इसे कंपेरिजन में, मतलब वेलोसिटी भी डबल है। ये जो एरो हम बनाते हैं उसके इस एंड को टेल बोलते हैं, और ये जो एंड है उसको हम हेड बोलते हैं, हेड। मतलब ये टर्मिनोलॉजी सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे ये वेलोसिटी का एरो हो या फोर्स का एरो। मतलब इस केस में भी इसको हम टेल बोलेंगे और इसको हम हेड बोलेंगे। यहां पे एक और चीज है, जैसे कि ये जो वेक्टर है, इसके लिए अगर आपको सिंबल डिफाइन करना हो तो somebody may define a symbol v1 वेक्टर, कि v1 वेक्टर इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। सही। इसके लिए अगर मुझे सिंबल डिफाइन करना हो तो somebody may write कि v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। सही है। लेकिन कई बार ये जो सिंबल का नाम है ना, वो एरो के हेल्प से भी लिखा जाता है। जैसे कि एरो के इस एंड को हमने P बोल दिया और इस एंड को Q बोल दिया, तो इस वेक्टर के लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं PQ वेक्टर, V1 की जगह पे, और फिर हम लिख देंगे PQ वेक्टर इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। इसके लिए भी वैसा ही काम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने A ले लिया और ये B ले लिया, तो इस केस के लिए मैं नाम रख सकता हूं AB वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हम नाम रख रहे हैं उसमें पहला लेटर P पहला लेटर, दैट इज टेल, और जो दूसरा लेटर है Q, दैट इज हेड। हमेशा ही ऐसा होगा। इसमें देखो A पहला लेटर, दैट इज टेल, और जो दूसरा लेटर है B, दैट विल रिप्रेजेंट हेड। उल्टा नहीं कर सकते आप कि पहले हेड लिख दिया बाद में टेल, नहीं, पहले टेल बाद में हेड। सम न्यू फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम कुछ नई टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। उनमें से कुछ स्केलर्स होंगी और कुछ वेक्टर्स होंगी। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी देखने में हमें इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। ये बहुत ही सिंपल टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। क्या मतलब होता होगा इसका, नाम से क्लियर है। पोजीशन का मतलब होता है वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, मतलब एक ऑब्जेक्ट कहां है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे एक सिचुएशन लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये क्रिकेट ग्राउंड है और कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन डालता है आपके आगे, वेयर इज सचिन, वेयर इज सचिन, क्या मतलब है इसका, तो सचिन कहां है। तो बेसिकली सचिन की पोजीशन पूछी जा रही है, वेयर इज सचिन। मतलब साइंटिफिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज पोजीशन ऑफ सचिन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ सचिन। ठीक है, तो आंसर मिलता है हमें किसी का कि पोजीशन ऑफ सचिन इज 5 मीटर्स फ्रॉम बैटिंग क्रीज, 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज। ये आंसर है कि सचिन की जो पोजीशन है दैट इज 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज। ये बैटिंग क्रीज है, दिस इज बैटिंग क्रीज। सचिन इस जगह से 5 मीटर की दूरी पे है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, काफी है ये बताने के लिए कि सचिन एग्जैक्टली कहां है? क्या ये सिचुएशन सफिशिएंट है? आप देखें, नहीं है। यहां से 5 मीटर की दूरी पे है सचिन, तो हो सकता है कि सचिन यहां पे हो 5 मीटर की दूरी पे, हो सकता है सचिन यहां पे हो 5 मीटर की दूरी पे, हो सकता है सचिन यहां पे हो 5 मीटर की दूरी पे। वैसे और भी बहुत सारी जगह हो सकती है जहां पे सचिन हो और यहां से 5 मीटर की दूरी पे भी हो।
तो अगर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि पोजीशन ऑफ सचिन इज 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज, तो ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर वो 5 मीटर की दूरी पे है तो ठीक है, लेकिन वो 5 मीटर की दूरी पे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन अगर हम बता रहे हैं तो डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। ये भी बताना जरूरी है कि 5 मीटर की दूरी पे तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या किसी और डायरेक्शन। तो इससे यह साबित होता है कि पोजीशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पोजीशन क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पोजीशन, कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन। नीड फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, पोजीशन की बात ढंग से करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन पुटअप किया जाए, वेयर इज सचिन, और आंसर उसका ऐसा दिया जाए कुछ कि 5 मीटर, वेयर इज सचिन, तो आंसर इज 5 मीटर। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं। इसमें सिर्फ ये बोला जा रहा है कि सचिन 5 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वो कहां से 5 मीटर की दूरी पे है? हो सकता है वो बैटिंग क्रीज से 5 मीटर की दूरी पे हो सकता है वो बॉलिंग क्रीज से 5 मीटर की दूरी पे हो सकता है वो पेविलियन से 5 मीटर की दूरी पे हो, या फिर हो सकता है वो किसी और जगह से 5 मीटर की दूरी पे हो। सही है ना? तो अगर आप सिर्फ बोल रहे हो कि वो 5 मीटर की दूरी पे है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको यह बताना पड़ेगा कि 5 मीटर की दूरी पे वो है तो कहां से है। तो समथिंग लाइक दिस आप बोल सकते हो कि 5 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज, ऐसा कुछ। तो जब आप ऐसा बोल रहे हो तो आपका मतलब है कि बैटिंग क्रीज से वो 5 मीटर की दूरी पे। तो यहां पे ये जो बैटिंग क्रीज है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बोलने का मतलब है कि इस जगह से डिस्टेंस मेजर की जा रही है, इस जगह से, बैटिंग क्रीज से। और हम बोलते हैं 5 मीटर फ्रॉम पवेलियन, तो मतलब वो पवेलियन से 5 मीटर की दूरी पे होता। और क्योंकि हम पवेलियन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम पवेलियन को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट को एक और नाम दिया जाता है जनरली, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन। तो यहां से इस डिस्कशन से ये क्लियर हो रहा है कि पोजीशन की अगर हमें बात करनी है तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन इज रिक्वायर्ड टू टॉक अबाउट पोजीशन। टॉक अबाउट पोजीशन। अब पोजीशन के डायरेक्शन की बात करने में, पोजीशन वेक्टर होता है ना, तो उसकी डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। पोजीशन के डायरेक्शन की बात करने के लिए एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस की हम बात करते हैं, एक्स वाई एक्सिस को डिफाइन करते हैं। जैसे एक सिचुएशन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो बैटिंग क्रीज है उसको तो हमने ओरिजिन ले लिया, तो उसको सिंबल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये जो डायरेक्शन है इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल वाली, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, इस तरीके से। तो ये जो सिस्टम है ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम के हेल्प से हम पोजीशन को बिल्कुल सही से डिफाइन कर पाएंगे विथ इट्स डायरेक्शन। जिसे देखते हैं किस तरीके से। तो आप देखिए क्रिकेट ग्राउंड पे ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स खड़े हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, सबकी पोजीशन हमें लिखनी है, सबकी पोजीशन बतानी है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सचिन से स्टार्ट करते हैं। तो पोजीशन के लिए जनरली आर सिंबल यूज किया जाता है, आर रिप्रेजेंट्स पोजीशन। अब क्योंकि ये एक वेक्टर है तो इसके ऊपर एक एरो बनाया जाना चाहिए, तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स पोजीशन। क्योंकि हम सचिन की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं सचिन। दिस रिप्रेजेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सचिन। इसको हम लिखेंगे 3 मीटर। अब देखो वो ओरिजिन से 3 मीटर की दूरी पे, तो हम इसको 3 मीटर लिखा, मतलब 3 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। अब डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे लिख सकते हैं। सही है, 3 मीटर की दूरी पे ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर हमने ऐसे पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया है सचिन का, तो अब कोई डाउट नहीं है कि सचिन कहां पे, वो 3 मीटर की दूरी पे है और एक्स एक्सिस पे। ठीक। जैसे अब सहवाग की बात आती है, सहवाग की, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सहवाग इक्वल्स टू 2 मीटर, वो ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर। अब देखो ये जो है वो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है नहीं, ना ही वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, अगर ये एंगल हमें पता हो तो, ये एंगल सपोज कर लो 30 डिग्री दिया हुआ है,
30 डिग्री। तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सहवाग इज 2 मीटर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव